Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 5, Conservation of Plants and Animals. So chapter number 5, Conservation of Plants and Animals. Introduction. तो ऐसे मटीरियल या कंडीशंस जो कि अकर हो रही है नेचर में वो केपेबल है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए कहलाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हाई रेट से बढ़ रही है, तो नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ग्रेटर क्वांटिटीज़ में यूज़ हो रही है। तो आज के साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं कुछ ऐसे टूल्स टेक्नोलॉजीज जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है लोगों का। इससे नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ी है, यूटिलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ा है यूजेस का। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन यानी कि यूजेज और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, वो भी बढ़ा है, एक फास्ट रेट से बढ़ा है, जैसे डिप्लीशन हो रहा है इन नेचर में इन रिसोर्सेज का। ये लिमिटेड अमाउंट में है, लिमिटेड रिजर्व में है, पर ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक टाइम पे। इसलिए प्रेजेंट में हमें थ्रिफ्टली यूज करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को, ताकि इनफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हार्म और डिस्ट्रक्शन से क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है, और बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं इसी कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो सब्सटेंस जो कि हमें मिलते हैं अर्थ पर वो कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। हम ह्यूमन काइंड इसको यूज कर सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, मिनरल्स, फ्लोरा यानी प्लांट्स, फोना यानी एनिमल, सन की एनर्जी, सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि इनका कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज का यूज कम्प्लीटली बंद कर दें। इसका मतलब सिर्फ ये है हम इन रिसोर्सेज को वाइसली यूज करें, जुडिशली यूज करें, देखकर यूज करें। कंजर्वेशन मतलब है वाइस और जुडिशियस यूज रिसोर्सेज का, ओवर यूज इसकी बंद कर दे, वेस्टेज बंद कर दे, जिससे इम्बैलेंसेस हो रहे हैं ऐसी चीजें बंद कर दे, तो इनका बैलेंस अपने आप हो जाएगा नेचर में। एम्स ऑफ कंजर्वेशन, अब एम्स क्या है इन कंजर्वेशन के? हम मेंटेन कर सके एक एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, लाइफ सिस्टम चलता रहे, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा, प्लांट्स, फौना, एनिमल्स। ठीक है, ये ऐसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जो कि इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। इसलिए इनका डिस्ट्रॉयशन इफेक्ट करेगा बाकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी। ठीक है, अगर एक चीज डिस्ट्रॉय होगी तो ये बाकी बैलेंस को भी बिगाड़ेगा, सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये इंश्योर करना कि प्रॉपर और प्लान्ड यूटिलाइजेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि ये कंटिन्यूसली अवेलेबल रहे यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, चाहे वो जेनेटिक हो या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या हैं? तो हमें पता है कि फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, फॉरेस्ट जो है ग्रेट थ्रेट के अंदर है, यानी फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फॉरेस्ट ऐसी स्टेज पर है जहाँ उन्हें हार्म हो सकता है। तो ये ट्रीज को हम कट कर रहे हैं अपने ह्यूमन नीड्स मीट करने के लिए। ठीक है, तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट यानी कटिंग ऑफ ट्रीज, जब हम ट्रीज को काटते हैं, उसको क्लियर करते हैं लैंड के लिए, दूसरे पर्पसेस के लिए, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। तो हम क्यों क्लियर करते हैं फॉरेस्ट को? हम इसको अलग अलग पर्पसेस के लिए करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, लैंड बनाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, वुड का यूज करने के लिए, वुड को हम एज फ्यूल यूज करते हैं, तो हम पेड़ों को काट कर वुड ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, वुड से हम फर्नीचर बना रहे हैं, वुड से हम फ्यूल ऑब्टेन कर रहे हैं। कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं डिफॉरेस्टेशन के, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लगना, या फिर बहुत सीवियर ड्रॉट। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के? तो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन जो है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं अर्थ पे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, जब हम ट्रीज को कट करते हैं लार्ज स्केल पर, तो उससे भी वाटर वेपर का डिप्लीशन हो जाता है। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है, जिससे बारिश भी कम होती है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की कम कर देता है, सॉइल ठीक से पानी को होल्ड नहीं कर पाती है, जिससे इनफिल्ट्रेशन रेट वाटर का जो है, ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, एनिमल्स का घर छिन जाता है, एनिमल्स होमलेस हो जाते हैं, रेनफॉल कम हो जाती है, जिससे डेजर्टिफिकेशन होता है, ट्रीज भी नहीं उगते हैं, ना बारिश होती है ना ट्रीज उगते हैं, वहां पर डेजर्ट बन जाते हैं, डेजर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, कम ट्रीज की वजह से सॉइल इरोजन होता है, टॉप फर्टाइल सॉइल जो है वो कैरी अवे हो जाती है,
जिससे लोअर हार्ड रॉकी लेयर आ जाती है जो कि कम फर्टाइल होती है, और टाइम के साथ साथ ये जो फर्टाइल लैंड है ये भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं ट्रीज से, तो ट्रीज को ज़्यादा स्केल पे काटा जाता है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर, तो जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो रेफर करता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। बायोस्फीयर का मतलब है अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा रीजन अर्थ का जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। जो मोस्ट सीरियस थ्रेट है वो बायोडाइवर्सिटी का वो लॉस हो गया है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के साथ, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है जहां पर एनिमल्स रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हम उसी जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, सिटीज बन रही है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, क्रॉप लैंड्स के लिए हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, वहां पर माइनिंग कर रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड एक वर्ड आ जाता है हमारे पास एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब है डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज, यानी कि जब हमारी अर्थ पे से एक तरह की स्पीशीज डिसअपियर हो जाती है तो क्या बोलते हैं, वो स्पीशीज एक्सटेंट हो गई हैं। तो एक स्पीशीज जो एक बार लॉस हो जाए हम उसको रिट्राइव नहीं कर सकते हैं, वो स्पीशीज वापस नहीं आएगी। सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो जो स्पीशीज है प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि ऑलरेडी लॉस्ट हो गई है उसको बोलते हैं एक्सटेंट स्पीशीज। जैसे कि डोडो बर्ड की पॉपुलेशन डिडस इंटिस जो कि एक यूनिक बर्ड थी मॉरिटीज की, जो कि नेटिव्स ने मार दी थी अपने फूड के लिए 17वीं सेंचुरी में। ये जो बर्ड है अब एक्सटेंट हो गई है। हमारी खुद की कंट्री में हमने बहुत सारी स्पीशीज को लॉस्ट किया है, लगभग 35 स्पीशीज वाइल्ड मैमल्स की, 95 वाइल्ड बर्ड्स की, और बहुत सारे से वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनकी स्पीशीज एक्सटेंट हो गई है। फॉर इंस्टेंट 2 हॉर्न डायनासोर्स जो हैं सुंदरबंस के, इंडियन चीता, साइबेरियन टाइगर, गोल्डन लंगूर, हिमालयन कोयल, पिंक हेडेड डक, गोल्डन ईगल, ये सब डिसअपियर हो गए हैं इंडियन फौना में से रिसेंट पास्ट में। एक्सटेंट प्लांट्स भी हमारी कंट्री में, ऐसे प्लांट्स की स्पीशीज भी है जो अब डिसअपियर हो गई है अर्थ से। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मकमल और सर्पगंध। तो एक थ्रेशेंड स्पीशीज है जिसमें एक्सटेंट होने के लिए रिलायबल है। तो थ्रेटेंड स्पीशीज जो है वो लायबल है, एक्सटेंट हो सकती हैं। ठीक है, उसका फुल बायोटिक पोटेंशियल उनका नहीं पहुंचता है, जिससे वो थ्रेट में आ जाती है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और इससे फूड का भी डिप्लीशन होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सोटिक रेयर्स जो स्पीशीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करती है इन थ्रेटेंड स्पीशीज का। कौन सी बॉडी है वो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल गैस IUCN। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मॉर्ग स्विट्जरलैंड में। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, स्टेप्स ऑफ कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ले सकते हैं। तो हम कटिंग ऑफ ट्रीज यानी डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनिमल की हंटिंग को बैन कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली हमें इन्फोर्स करना चाहिए कि एनिमल की हंटिंग हम ना करें। इलीगल ट्रेड जो है एनिमल स्किन का, एलिफेंट टस्क का, उसको चेक करें, उसको बैन करें। डिपेंडेंस जो है हम कम करें वुड पे, वुड को हम फ्यूल की तरह यूज ना करें, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स ढूंढें, प्रोटेक्ट करें अपने फ्लोरा और फौना को, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाएं, नेशनल पार्क एस्टैब्लिश करें, सेंचुरीज बनाएं। इफेक्टिव सिस्टम्स जो है वो लेकर आए जिससे हम प्रिवेंट कर सकें और फाइट कर सकें फॉरेस्ट फायर्स को। रेगुलर सर्वे किए जाने चाहिए, मॉनिटर की जानी चाहिए पॉपुलेशन किसी स्पीशीज की फॉरेस्ट में। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। हम सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। उसके बाद इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए जिससे हम लोगों को समझा सके कि इन्वायरमेंट को बचाना कितना ज़रूरी है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs भी एस्टैब्लिश होने चाहिए जो कि एनकरेजमेंट प्रोवाइड करें कंजर्वेटिव वर्क के लिए। ठीक है, इंडिया में 89 नेशनल पार्क्स है, 492 सेंचुरीज हैं, 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इंडिया में 13 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से 2 स्पॉट्स हैं वर्ल्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और वेस्टर्न घाट्स हैं, और 2 एरियाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच हैं बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को, तो तब तक हमने डिफॉरेस्टेशन के जो भी कॉज है उनको डिस्कस किया है। दूसरा भी कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, ट्रीज जो है वो रिक्वायर्ड है
पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए, इसलिए फॉरेस्ट को हम काटते हैं पेपर ऑब्टेन करने के लिए। तो 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज को काटना पड़ता है। तो क्या हम पेपर को यूज करना बंद कर दें? नहीं, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम पेपर वेस्ट ना करें, पेपर की दोनों साइड पर रख के, जिससे पेपर का कंजप्शन कम हो, पेपर को रिसाइकिल करें। पेपर को हम 5 से 7 बार रिसाइकिल कर सकते हैं। तो पेपर की रिसाइकलिंग एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इससे ट्रीज भी बचेंगे, एनर्जी भी बचेगी, पानी भी बचेगा, जो कि पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए रिक्वायर्ड होता है। दूसरा एडवांटेज क्या है? हार्मफुल केमिकल जो है पेपर बनाने में वो भी कम लगेगा। तो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं रिफॉरेस्टेशन से, यानी कि फॉरेस्ट को फिर से उगा सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है रिफॉरेस्टेशन का वो ये है कि हम फॉरेस्ट को रीजनरेट करें, जो फॉरेस्ट हमने डिस्ट्रॉय करे हैं उनको ठीक से हम रीजनरेट करें, नए ट्रीज लगाएं। इंडिया में नीचे दिए गए एक्ट्स हैं जो कि फॉरेस्ट में काम आते हैं। तो इंडिया में ऐसे ही कुछ एक्ट्स हैं, जैसे प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सेकंड है टू मेक बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट एरियाज, यानी कि ऐसे लोग जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। तो कौन सा है ये एक्ट? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो अमेंड हुआ था 1991 में। उसके बाद प्रोटेक्टेड एरियाज। तो हमारी कंट्री की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर सेटअप किए गए हैं, मेंटेन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो नेशनल पार्क प्रोटेक्टिव एरियाज हैं, ऐसे रिजर्व्ड एरियाज हैं जो कि बेटरमेंट के लिए बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ की, ये एस्टैब्लिश किए गए हैं लेजिस्लेचर ने जब इनको अप्रूव किया। उसके बाद ऐसे एरियाज में कोई भी एक्टिविटी जैसे कि फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन परमिटेड नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं है, कोई भी हैबिटेट मैनिपुलेशन एक्टिविटी अलाउड यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर जाकर अपने हैबिटेट नहीं एस्टैब्लिश कर सकते हो। नंबर ऑफ नेशनल पार्क हमारी कंट्री में जो है वो है 66, जो कि 3400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं और नियरली 1% जो है हमारी कंट्री का जोग्राफिकल एरिया है ये। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, जैसे कि हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में है, एरिया कितना है 186 स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट एनिमल कौन से है? डियर। ऐसी डेल्टा नेशनल पार्क बिहार, टाइगर एंड एलिफेंट। कंदर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, 940 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? टाइगर, पैंथर, चीता, हाइना, वाइल्ड डॉग, देयर। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, एरिया है 1412 स्क्वायर किलोमीटर। एशियाटिक लॉयन, चीतल और सांभर एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लोकेशन है उत्तराखंड, एरिया है 525 स्क्वायर किलोमीटर। और एनिमल्स कौन से मिलते हैं? टाइगर मिलते हैं। तो सेंचुरी में प्रोटेक्शन जो है सिर्फ एनिमल्स यानी फौना को मिलती है। एक्टिविटी जैसे कि हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अलाउ होते हैं जब तक कि एक्टिविटी एनिमल्स को परेशान नहीं कर रही है। ठीक है, इसमें हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लांट्स को काटना अभी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अलाउड है जब तक वो एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। किलिंग, पोचिंग या कैप्चरिंग एनिमल का स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो नंबर ऑफ सेंचुरीज हमारी कंट्रीज में 421 है। ये लगभग 1,07,310 किलोमीटर का एरिया कवर कर रही है, जो कि हमारे जोग्राफिकल एरिया का 3.2% है। कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज कौन सी हैं? जलदापाना मदिराद वेस्ट बंगाल में 1555 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें राइनोसॉर्स, एलिफेंट, टाइगर, गौर, डियर, सांभर जैसे एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। घनावर्ड भरतपुर राजस्थान, एरिया 29 स्क्वायर किलोमीटर। एक्वेटिक माइग्रेटरी बर्ड्स मानस फुटहिल्स ऑफ हिमालयस में है, नियर असम, इन असम नियर भूटान। लार्ज वाइल्ड बफलो विद लॉन्ग हॉर्न, टाइगर, पैंथर और गौर यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व जो है लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है? लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिस्टम का। मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज डेवलप किए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। परमिट ट्राइबल्स इस एरिया में रहते हैं, कुछ ऐसे लोगों को यहाँ रहना अलाउ होता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक बैलेंस बना के रखते हैं और कल्चर भी बना के रखते हैं उस एरिया का। तो बायोस्फीयर रिजर्व जैसे कि हमने ऊपर मेंशन किया, ऐसे एरियाज हैं जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए बनाए गए हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
इसके साथ साथ ये कल्चर भी मेंटेन करते हैं इस एरिया का। एक बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे प्रोटेक्टिव एरियाज आते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज। जैसे कि एग्जांपल है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें एक नेशनल पार्क है सतपुरा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बोरी और पंचमारी। फाइन। और प्लांट्स, फ्लोरा और एनिमल्स, फ्लोरा फूड है पंचमारी में बायोस्फीयर रिजर्व्स में। फाइन। फ्लोरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो कि उस रीजन में होते हैं, हम उसको वहाँ का फ्लोरा बोलते हैं, जैसे कि सिल्वर फॉन्स, साल, टीक, मैंगो, जामुन फ्लोरा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उस एरिया का। फोना क्या है? एनिमल्स जो कि एक एरिया में मिलते हैं वो वहाँ का फोना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे डॉग, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, बुल, जैकल। फाइन। नेक्स्ट इज एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी है? प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज, एनिमल्स की ऐसी स्पीशीज जो कि रिस्ट्रिक्टेड है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो कहलाती है एंडेमिक स्पीशीज। ये स्पीशीज जो है कहीं और नहीं मिलती है, जैसे कि पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व एग्जाम्पल है एक एंडेमिक प्लांट का, जिसमें साल और वाइल्ड मैंगो है। सिमिलरली एंडेमिक फ्लोरा का एग्जाम्पल है बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल, ये यहाँ के अलावा कहीं भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हम कंजर्वेशन के बारे में बात करें और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 से 1974 के बीच में, जो कि बहुत सक्सेसफुल कंजर्वेशन वेंचर है आज तक का। तो एस्टिमेट पॉपुलेशन जो थी टाइगर की वो लगभग 40,000 थी। ठीक है। सब्सिक्वेंटली फर्स्ट एवर और इंडियन सेंसस कंडक्ट हुआ था 1972 में, जिसने रिवील किया था कि सिर्फ 1827 टाइगर्स बचे हैं। ठीक है। इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश किए गए थे डिफरेंट स्टेट में 1973 से 74 के बीच में। पूलिंग की गई थी रिसोर्सेज की जो अवेलेबल थे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। WWF ने एक असिस्टेंट दिया था, $1 मिलियन दिए थे इन फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट्स, एक्सपर्टाइज और लिटरेचर। वेरियस स्टेट्स ने भी बहुत सारा अमाउंट दिया था, ठीक है, इस फॉरेस्ट को सेटअप करने में, इस फॉरेस्ट्री को सेटअप करने में। तो जो मेन अचीवमेंट था इस प्रोजेक्ट का वो ये था कि इसमें हैबिटेट की रिकवरी हो गई थी और टाइगर्स की पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी इस रिजर्व में। जब पहले 268 टाइगर्स थे 9 रिजर्व्स में 1972 में, जब फिर से रिकॉर्ड किया गया तो 203 में जब ये सर्वे फिर से हुआ तो अब टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई थी, 1573 हो गई थी 27 रिजर्व्स में। ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम और आउटस्टेशन पेट्रोल कैंप्स डेवलप हुए थे टाइगर रिजर्व्स के साथ, जिससे पोचिंग जो है कम हुई थी, फायर प्रोटेक्शन इफेक्टिव हुई थी, सूटेबल प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स लिए गए थे, विलेज रिलोकेशन की गई थी बहुत सारे रिजर्व में, स्पेशली कोर एरिया में। इंडिया में आधे से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन है टाइगर्स की। देन रेड डेटा बुक, IUCN जिसको हम WCU के नाम से जानते हैं, स्विट्जरलैंड में एक रेड डेटा बुक मेंटेन करता है, जिसमें रिकॉर्ड होता है, इंफॉर्मेशन होती है थ्रेटन्ड स्पीशीज की, प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि डेंजर में है, एक्सटेंट होने वाली है। तो नंबर ऑफ एनिमल्स इस बुक में लगभग 3000 है, जबकि नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, लगभग 20,000 से भी ज़्यादा है। इस बुक में एक लिस्ट है 497 मैमल्स की, 1937 बर्ड्स की और 343 फिशेस की, 50 एम्फीबियंस की, 170 रेप्टाइल्स की, 155 इनवर्टेब्रेट्स की। इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं इस बुक में। नंबर ऑफ थ्रेटन्ड प्लांट्स 474 है, जबकि एनिमल्स 100 से भी ज़्यादा है। पिक्चर प्लांट इंडियन पोरिलिम स्नो ऑर्चिड है इस बुक में। एक गिवन बुक एक ग्रीन बुक भी पब्लिश्ड है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज में ग्रो हो रहे हैं, उसकी लिस्ट है। उसके बाद बीवर्डी एक्सटेंशन मतलब कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड एरिया जिसका एम है बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है। रेड डेटा बुक कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटेंड एनिमल स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज जो इन्होंने स्पीशीज जो कि नंबर में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई हैं, जिनकी नेचुरल हैबिटेट जो है डिस्टर्ब हो गई हैं और लगभग एक्सटेंशन के पास है। बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ मल्टीपल यूज ऑफ लैंड परमिटेड है, जिसको सर्टेन जोन्स में डिवाइड किया गया है। बायोडाइवर्सिटी जिसमें बहुत सारी फॉर्म्स है लाइफ की जो पर प्रेजेंट है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज क्विक ब्रश अप, कंजर्वेशन इज वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि
रिसोर्सेज को वाइजली और जुडिशली यूज करना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो कि एक्सटेंशन का डेंजर फेस कर रही हैं। स्पीशीज जो कि रेस्ट्रिक्टेड है पर्टिकुलर एरिया में वो कहलाता है एंडेमिक स्पीशीज। रेड डेटा बुक इंफॉर्मेशन देता है थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में प्लांट्स और एनिमल्स की। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। रिफॉरेस्टेशन मतलब है नए प्लांट्स लगाना, फॉरेस्ट को रीजनरेट करना, जो हमने फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय की है उसको रिप्लेनिश करना। MCQ, which of the following will help the most in conservation of wildlife? Making numerous zoos, making stringent laws, both A and B, and none of these. So answer is option B. National Wildlife Protection Act was formulated during. So answer is 1972. First national park of India is Periyar National Park, Kahana National Park, Corbett National Park, Manapur National Park. So it's obviously Jim Corbett National Park. Red Data Book provides data on affected red light on photosynthesis, biota of Red Sea, red pigmented plants, threatened species. The answer is option D. Which of the following has high extinction prospect? Tiger and bustard, lion, leopard, Himalayan bear and musk deer, crocodile and elephant. The correct answer is tiger and bustard. Then fill in the blanks. A place where animals are protected is called, so it's called wildlife sanctuary. Wise and judicious use of resources is termed as conservation. A book in which information on endangered species is available is called Red Data Book. Biodiversity includes flora and fauna. In sanctuary, only animals are protected. True, false. Conservation means preserving the environment. This is true. Extension species are those which are present in small numbers. This is false. They are completely disappeared. Red Data Book gives list of protected plants. This is false. Biodiversity includes diversity of animals. This is true. Endangered species are those which are endangered of extinction. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.